हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3। ठीक है, साइंस का हमारा चैप्टर 4 रहने वाला है, क्लास 6। और चैप्टर नेम इज माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ओके, इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए, ठीक है, ताकि आपके जो कंसेप्ट है पहले वाले चैप्टर के भी क्लियर हो जाए। आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 3। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो हर तरीके से आपके लिए यूजफुल रहने वाली है, चाहे आप 6 क्लास में हैं या फिर आप किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एवरीथिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले, who is healthy? Who is healthy? Who is healthy? One who eats food that is wholesome in moderate quantities and appropriate for a season, time and place. So देखा जाए तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन है हेल्दी, कौन है हेल्दी। तो आज के टाइम में वो हेल्दी है जो खाना खा रहा है जिसमें होलसम न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें आपके हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, ठीक है, विटामिन्स हो, और मॉडरेट क्वांटिटीज में। कहते हैं ना बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जो बैलेंस डाइट ले रहा है दैट इज हेल्दी, वो हेल्दी है। और आप बैलेंस डाइट कहते हैं ना कि सीजन के टाइम पे ही हमें, जो सीजन में फ्रूट आता है वही खाना चाहिए हमें ज़्यादा। तो दैट मीन्स अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, जो उस सीजन के लिए अप्रोप्रिएट है, उस टाइम के लिए अप्रोप्रिएट है, उस प्लेस के लिए अप्रोप्रिएट है। जैसे रात को ज़्यादा हैवी डिनर नहीं करना चाहिए। ओके, तो अप्रोप्रिएट चीज़ें खानी चाहिए, समय को देखते हुए, जगह को देखते हुए और सीजन को देखते हुए। ओके, नेक्स्ट, मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे। तो मेदू एंड मिष्टी ने थॉट ऑफ द डे रीड किया ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। टुडेज थॉट, Anen Jatani Jivanti makes them curious. Mishti tells Medu that it is a Sanskrit saying for which means food gives life to living beings. तो इस थॉट ऑफ द डे का मतलब क्या है? थॉट ऑफ द डे का मतलब है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। जो फूड है, खाना है, वो लिविंग बींग्स को लाइफ प्रोवाइड करता है, जिंदगी देता है। भाई वो अगर खाना ही नहीं होगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। ठीक है, तो फूड जो है वो हमें लाइफ देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो याद रखना इस लाइन को, थॉट ऑफ द डे को, अनेन जतानी जीवंती। ठीक है, तो दैट मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। नेक्स्ट, व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम हर रोज खाना खाते हैं। फूड इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट of our daily life. List of the food items you have consumed over the week in table 3.1. तो food item consumed over a week, तो आपको यहाँ पे खुद ही टेबल बनानी है। टेबल गिवन है आपको बुक में, वो सारे फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो आप कंज्यूम करते हो ओवर अ वीक। जैसे मंडे को आप कौन से फूड आइटम खाते हो, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, कि आप कौन कौन से फूड खाते हो। आपको वो सारी यहाँ पे चार्ट बनाना। ठीक है, वट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है, जब आपने सारा फूड कलेक्शन आपने लिख दिया इस टेबल में, तो फिर आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन योर एवरी मील और डू योर चॉइसेस वेरी। तो दैट मीन्स आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि आप सेम तरह का खाना हर दिन खाते हो या फिर आपके खाने में चॉइसेस होती है। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड, और फिर आपको कंपेयर करना है अपने दोस्तों की टेबल के साथ। फाइंड सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस देखो उनमें, और व्हाट डिड यू फाइंड, और आपने क्या देखा। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक्स, और फिर आपने जो ऑब्जर्व किया आप उनको अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हो। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज अ वैरायटी ऑफ फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आप नोटिस कर रहे होंगे कि अच्छा, मेरा फ्रेंड्स तो ये भी खाते, लेकिन ये चीज़ तो मैंने कभी खाई नहीं, और जो चीज़ आपने खाई होगी वो कभी आपकी फ्रेंड ने नहीं खाई होगी। तो डैट मीन्स बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड है जो आपका फ्रेंड या फिर आप खाते होंगे। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। और ऐसे ही डाइवर्सिटी, ऐसे ही अलग अलग फूड हर स्टेट में वेरी करता है। जैसे पंजाब की कोई अपनी फेवरेट डिश होती है, तमिलनाडु की अपनी होती है, मध्य प्रदेश की अपनी होती है। ठीक है, ऐसे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है खाने में भी। Activity 3.2, let us explore. Find out types of food traditionally consumed and
crop grown in various states in India. You may refer to books in your library, search the internet and interact with your friends, family, neighbors to collect information. तो आप ये चीज़ जो है food types of food कौन कौन सी स्टेट्स में अलग अलग फूड खाया जाता है, कौन कौन से स्टेट्स में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती है, आप ये सर्च कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो एंड सो ऑन. Next, in table 3.2, add more states and fill the collected data. A few examples are given already. ठीक है, some traditional food items in various states of India. तो कुछ ट्रेडिशनल फूड्स आइटम होती है जो हर स्टेट की होती है, जैसे पंजाब. अगर पंजाब की बात करें तो मेज़ मकई. ठीक है, मेज़ इज मकई, मकई की रोटी, मक्के की रोटी बोलते हैं ना वहाँ पे, मकई मक्के की रोटी, मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग. ठीक है, और वीट हो गया आपका, वीट इज क्या होता है, वीट राइस होता है, चावल, वीट इज गेहूं. चिकपी हो गया आपके, पल्सेस हो गए. तो मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर. ठीक है, तो वहाँ पे क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती है, ये क्रॉप्स बड़ी फेमस होती है, वहाँ पे ग्रो की जाती है. कौन सा ट्रेडिशनल फूड वहाँ का फेमस है, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर. बेवरेजेस में वहाँ के जो पीपल है वो लस्सी, छाछ, छाछ को बटर मिल्क भी बोलते हैं, मिल्क और टी, दूध, दही, लस्सी, चाय. ठीक है, जो तो आप लोगों को कमेंट करना है, जो पंजाब से देख रहे हैं उनको कमेंट करना है, जो कर्नाटका से देख रहे हैं उनको कमेंट करना है, जो मणिपुर को देख रहे हैं उनको कमेंट करना है. ठीक है, अब अपनी स्टेट से कमेंट करना है आप लोगों को कि आपकी स्टेट या फिर आपके एरिया में कौन सी चीज़ फेमस है. ओके, नेक्स्ट, कर्नाटका की बात करें तो सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा क्रॉप्स कौन सी उगाई जाती है, दैट इज़ कर्नाटका में आपकी राइस हो गई, रागी हो गई, उड़द उड़द हो गई, कोकोनट हो गई. ओके, तो राइस, रागी, उड़द, कोकोनट. तो कोकोनट आपका कर्नाटका में, कर्नाटका इस आपका साउथ में है. इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी. तो कोकोनट अगर वहाँ पे ग्रो होता है तो कोकोनट चटनी तो बनेगी. ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं. राइस से क्या बनेगी, इडली. ठीक है, राइस से इडली डोसा, और इडली डोसा के साथ आप क्या खाते हैं, सांभर खाते हैं. तो ये तो आपको पता चल ही गई. ठीक है, और रागी अगर वहाँ ग्रो होती है तो रागी के मुड्डे भी बनाए जाते हैं. ठीक है, और राइस अगेन आपकी रसम, पल्या, मुड्डे. ओके, नेक्स्ट, बेवरेजेस क्या होते हैं वहाँ की, बटर मिल्क, छाछ, कॉफ़ी और टी. ठीक है, नेक्स्ट आता है मणिपुर. मणिपुर में राइस, मणिपुर इज इन योर ईस्ट. ठीक है, ईस्ट की तरफ है, और ईस्ट में वहाँ के जो पीपल है वो राइस, बैम्बू पे घर बनाते हैं ना, तो बैम्बू और सोयाबीन जो होते हैं, सोयाबीन जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच सोर्स होता है ये आपका सोयाबीन. ओके, तो सोयाबीन हो गया आपका. तो मणिपुर में आपकी राइस, बैम्बू और सोयाबीन उगाई जाती है. आपकी ट्रेडिशनल फूड की बात करें तो राइस, इरोम्बा चटनी, इरोम्बा एक तरह की चटनी होती है, इरोम्बा वेरी इंपॉर्टेंट, इरोम्बा पूछे तो मणिपुर. ओके, इरोम्बा चटनी होती है मणिपुर में. युक्ति इज येलो पीज एंड ग्रीन अनियन करी. ठीक है, युक्ति होती है येलो पील, ठीक है, और ग्रीन अनियन कड़ी होती है, करी जिसे आप बोलते हैं सिंगजू या फिर कांगसोई, सिंगजू या फिर कांगसोई. और वहाँ में बेवरेजेस में ली जाती है ब्लैक टी. ठीक है, ब्लैक टी. और एनी अदर आपको जहाँ या फिर किसी भी स्टेट की अगर आपको चीज़ें पता है कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, ट्रेडिशनल फूड क्या है, बेवरेजेस क्या है, आप वो लिख सकते हैं अपने आप से. ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है पंजाब, कर्नाटका, मणिपुर. नेक्स्ट, why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? Analyze the data collected by your table 3.2. Are there food items that are common across states? Make a list of those food items. You may find that some food items are common in many states while some are eaten only in a particular state. तो आप लोगों ने जब कंपेयर की होगी अपनी टेबल को तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन है जो हर स्टेट में आपको देखने को मिलेंगी, खाने को मिलेंगी. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको सिर्फ उसी स्टेट में ही मिलेंगी. What relation do you find between the traditional food items and locally grown crops? You must have observed that traditional food of any state is usually based on the crop grown in that
स्टेट। दैट मीन्स आप लोगों ने ऑब्जर्व किया ट्रेडिशनल फूड, जैसे आप अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर वहाँ पे मेज़ उग रही है पंजाब में तो मक्के की रोटी तो बनेगी ही बनेगी। जैसे वहाँ पे अगर आप जैसे कर्नाटका है, राइस है तो इडली डोसा बनेगा, रागी से रागी मुद्दे बनेंगे, कोकोनट से कोकोनट चटनी बनेगी। दैट मीन्स ये रही ना आपकी लाइन। दैट मीन्स आपने ऑब्जर्व किया कि जो ट्रेडिशनल फूड है, किसी ना किसी स्टेट का जो ट्रेडिशनल फूड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्रॉप पे डिपेंड करता है उस स्टेट की। इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री विद डाइवर्स सॉयल एंड क्लाइमेट टाइप्स। तो इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें एग्रीकल्चर आता है और एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा परसेंटेज है एग्रीकल्चर की हमारी इंडिया में। विद डाइवर्स सॉइल, अलग अलग तरह की सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एक्सेट्रा। अलग अलग क्लाइमेट है, ठीक है। Various crops are grown in its different region depending on the soil types and climatic condition। तो जो crops है वो किस पे डिपेंड करती है, क्रॉप डिपेंड करेगी आपकी सोयल के टाइप पे, ठीक है। क्रॉप किस पे डिपेंड करेगी, क्रॉप डिपेंड करती है आपकी सोयल के टाइप पे और क्लाइमेटिक कंडीशन पे, कि आपकी सोयल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वेदर कैसा है। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड मे वेरी अकॉर्डिंग टू कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। तो क्या कहा गया है कि बहुत सारी ऐसे रीजन है इंडिया के जहाँ पे जो फूड की चॉइस है वो किस पे वेरी करती है, फूड क्रॉप की कल्टीवेशन पर, ठीक है। वहाँ पे कौन सी क्रॉप उगाई जाती है उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज्ड ओवर टाइम। तो कैसे कुकिंग प्रैक्टिस चेंज हो गई है ओवर टाइम। तो ये आप लोगों की एक्टिविटीज़ है, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं इसे। रीड, यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स, आर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन मे डिफर फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो जैसे हमारी फूड प्रिपरेशन की जो प्रैक्टिस होती है, खाना बनाने की जो कला होती है, वो हर स्टेट में थोड़ी बहुत या फिर बहुत ज़्यादा भी वेरी कर सकती है, ठीक है। वही चीज़ को हम जो बनाते हैं, क्या पता दूसरी स्टेट में कोई और मेथड से बनाते हूँ, ठीक है। तो prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habit and cooking practice, ठीक है। तो what kind of food you still eat and what is new। तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने एल्डर पीपल से, मतलब जो भी आपके घर में एल्डरली पीपल, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे खाने की जो हैबिट है, फूड हैबिट जो है या फिर कुकिंग प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे बदली है। पहले क्या होता था, अब कौन से नए चेंजेस आए हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे कुकिंग प्रैक्टिस में चेंजेस आए टाइम के साथ साथ। जैसे पहले चूल्हे पर रोटी बनती थी, अब गैसेस आ गई हैं, गैस स्टोव्स आ गए हैं, ठीक है। ये रहा, पहले चूल्हे पे बनती थी, ट्रेडिशनल स्टोव था, ये हर घर में पाया जाता था चूल्हा, लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न गैस स्टोव आ गई है तो इसी पर ही रोटी बनती है। नेक्स्ट, पहले सिलबट्टा, ठीक है। पहले क्या होता था, चटनी अगर बनाते थे तो सिलबट्टे पर बनाते थे, या कुछ पीसना होता था तो सिलबट्टे पर ग्राइंड करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, सबके घर में इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है, ठीक है। What are your findings from the interview you conduct? Cooking practice also called culinary practices. Very important. Cooking practice को आप क्या बोलते हो, culinary practice, ठीक है। कुकिंग स्किल्स या फिर कुकिंग प्रैक्टिस बोल सकते हो, उनको बोलते हैं हम culinary practice। Have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern culinary practice। तो हमने जैसे पढ़ा सिलबट्टा हो गया या फिर आपके चूल्हा हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ट्रेडिशनल पुराने और आज के टाइम की culinary practice या कुकिंग प्रैक्टिस में। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग चूल्हा, पहले चूल्हे पर होती थी, ठीक है, कुकिंग। नाउअडेज मोस्ट ऑफ अस कुक यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव, आज के टाइम पर गैस पर बनता है, जो भी बनता है सब कुछ बनता है गैस पर। मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग सिलबट्टा, पहले के टाइम पर ग्राइंडिंग सिलबट्टे पर होती थी, लेकिन आज के टाइम में सबके घर में इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स हैं ताकि ग्राइंडिंग ईजिली हो पाए। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, और कौन कौन से तरीके कुकिंग और ग्राइंडिंग के, ये तरीके ढूंढो। व्हाई हैव दीज culinary प्रैक्टिस चेंज्ड ओवर टाइम, क्यों ये culinary प्रैक्टिस या कुकिंग प्रैक्टिस चेंज हुई टाइम के साथ साथ। दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से ये सारे चेंज हुई ये चीज़ें। फर्स्ट वन इज, एक तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है,
दूसरा इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी हो गई है और कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो गई है पहले के टाइम से। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करें तो मेदू एंड मिष्टी अब ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल विजिट करते हैं जो उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ है। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लाइव हेल्दी, ईट हेल्दी स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, ठीक है, अच्छा खाओ अच्छा जीवन जियो, ठीक है। The festival feature various stalls displaying different kind of traditional dishes। तो क्या होता है कि इसमें ये जो फेस्टिवल होता है, इस फेस्टिवल में बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और हर स्टॉल अलग अलग तरह के डिशेस, ट्रेडिशनल डिशेस को डिस्प्ले करता है। डॉक्टर पोशिता, a nutritional expert, explained to students that health is the ultimate wealth। तो डॉक्टर पोशिता उन्हें एक्सप्लेन करती है कि हेल्थ है तो सब कुछ है, वही आपकी अल्टीमेट वेल्थ है। नेक्स्ट वन इज लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। हैव यू एवर मिस द मील, हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील। सो यहाँ पे डॉक्टर पोशिता क्या एक्सप्लेन करती है कि आपने कभी अपनी मील, एक टाइम का मील मिस किया है, अगर मील मिस हो गया है या फिर कभी हो जाता है आप लोगों से अपना मील, जैसे आप लोगों से भी तो अपना मील मिस होता है ना, या फिर आप कभी बिजी होते हैं या फिर आप भूल जाते हैं तो आप लोगों का मील मिस हो जाता है, तो आप लोगों को कैसा फील होता है, तो वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक, ठीक है, कैसा फील होता है, टायर्ड और एनर्जेटिक, इतना मतलब जैसा हम मील खाने के बाद जो एनर्जी हमें फील होती है, वैसा अगर हम एक भी मील अपनी मिस कर देते हैं तो हम थके थके, हमें लगता है कि एनर्जी ही नहीं है, हम ऐसा फील करते हैं when we do not eat for some time, ठीक है। Why do you think a marathon runner drink glucose water during and after a race? अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है, सोचो कि जो मैराथन रनर होते हैं वो ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं रेस के टाइम पे भी और आफ्टर अ रेस। ग्लूकोज इसलिए पीते हैं, हेयर इज योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मैराथन रनर ग्लूकोज इसलिए पीते हैं क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला वैसे आप सबको पता होगा, C6H12O6, जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, है ना, कहते हैं ना इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हमें तो भाई ग्लूकोज पियो। तो ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल। ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आर डाइट। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में होता है, इसलिए हमें ग्लूकोज पीना चाहिए फॉर इंस्टेंट एनर्जी। Cereals like wheat, rice and maize, vegetable like potato, sweet potato and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrate। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है तो आप लोग क्या कहोगे, सबसे पहले तो माइंड में आता है कार्बोहाइड्रेट पोटैटो, फिर आपका आएगा स्वीट पोटैटो, पोटैटो से ही स्वीट पोटैटो शकरकंदी, शुगर केन आपके गन्ने होंगे, बनाना, पाइनएप्पल हो गया, मैंगो, मेज हो गई मक्की, बाजरा हो गया, राइस हो गई, वीट हो गई। तो राइस, वीट, बाजरा ये तो आपके फ्लोर हो गए, ठीक है, आप बाजरे की रोटी खाते हो, चावल आप खाते हो, और वीट आप गेहूं खाते हो, गेहूं का आटा, ठीक है, गेहूं के आटे से बनी हुई चीजें खाते हो ना, ये मत सोच लेना गेहूं ही खाते हैं, नो। पाइन एप्पल, मैंगो, मेज हो गई आपकी, वीट, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, बनाना, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस आपको पता होने चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा पाइन एप्पल में क्या होता है और आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आपको पता होने चाहिए कि पाइन एप्पल में मैम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैंगो में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, मेज तो हम खाते ही है, ठीक है, भुट्टे भुट्टे तो सभी खाते हैं ना, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो चीज़ आप खा रहे हो आपको पता होनी चाहिए ये हमें कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या आपको पता है कि जो कॉमन शुगर होता है, जो आप घर में शुगर खाते हो, क्या वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर। और हम विंटर में
लड्डूज क्यों बना के खाते हैं? बेसन और व्हीट फ्लोर, आटा एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डू अलोंग विद गोंद, एडिबल गम, नट्स एंड सीड्स। तो आप सबको पता है कि लड्डू कैसे बनते हैं, बेसन आटा हो गया, या तो आप खाली बेसन के भी लड्डू बनते हैं, आटे के भी बनते हैं, लेकिन मिक्स करके भी बनाए जाते हैं। घी डालते हो फिर आपने, ये मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब हमारे लड्डू कैसे बनते हैं, किन किन आइटम से बनते हैं, तो इन चीज़ों से बनते हैं। गूंद भी डाल देते हैं, गूंद इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स, ठीक है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नट्स हो गए आपके, जैसे काजू बादाम, ये सारी चीज़ें आपके नट्स में आ गए। सीड्स हो गए, जैसे आजकल सीड्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है खाने के लिए, जैसे पंपकिन सीड्स हो गई, तो ये सारी सीड्स हो गई आपकी, वो भी डलती है। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड component which is cold fat। तो अब जैसे आपका जो घी होता है, वो जो घी या फिर बहुत अलग अलग तरह के जो ऑयल्स होते हैं, वो आपके एक अलग कैटेगरी में आता है, दैट इज फैट, वो आपके फैट में आते हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो आपको जो फैट के सोर्सेज है वो आपको प्लांट और एनिमल्स दोनों से मिल सकते हैं, जैसे नट्स हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, कोकोनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, ठीक है। सीड्स हो गए, जैसे पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स हो गई, है ना। पंपकिन सीड्स ऐसी होती है, छोटी छोटी होती है, ग्रीन कलर की पंपकिन सीड्स होती है, ये पंपकिन सीड्स होते हैं। सनफ्लावर सीड्स हो गई, ये सारे फैट्स के एग्जाम्पल होते हैं। और फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। और अभी अभी मैंने क्या बताया कि फैट और कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। तो याद रखना, अगर घी ऑयल की बात कर रहे, नट्स की बात कर रहे, सीड्स की बात कर रहे, दैट आर अ रिच सोर्स ऑफ फैट, वो फैट होता है उनमें। ये रहे सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, क्या होते हैं, ये रहे जैसे आपके ग्राउंडनट हो गए, सोयाबीन हो गए, ठीक है, सीसेम सीड्स हो गए आपके, कैश्यू नट हो गए, आलमंड्स हो गए, इनमें फैट होता है, कर्ड हो गए आपकी, ठीक है। और ये सारे ऑयल, ऑयल, घी, बटर, पिस्तास, सनफ्लावर सीड और वॉलनट्स, ओके। और यस, जो हम बार बार एक ही लाइन पे फोकस कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, ताकि हम फंक्शनिंग कर सके, और इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो ऐसे आपको और भी सारे आइटम बताने हैं जो कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये आप लोगों को कमेंट करना है कि और कौन कौन से फूड आइटम होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि आपको फैक्ट पता होना चाहिए, वो ये, पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। तो पोलर बियर ना अपने स्किन के अंदर ना, उनकी स्किन के नीचे बहुत सारा फैट होता है। दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स, और ये फैट पोलर बियर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट देम ड्यूरिंग देयर मंथ लॉन्ग विंटर स्लीप। और आप सबको पता है कि जो पोलर बियर होते हैं वो विंटर में एक लंबी नींद में चले जाते हैं, मतलब लंबी नींद लेते हैं वो विंटर्स में, ठीक है। और उस लंबी नींद को जब वो विंटर में लेते हैं, दैट इज हाइबरनेशन, ठीक है, उसको हाइबरनेशन बोलते हैं, एनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। अब जो उसके फर के नीचे जो इतना सारा फैट है, अब वो फैट तो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर मान लो वो विंटर में लंबी नींद सो गया है, तो फिर उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो जिंदा कैसे रहेगा, वो जिंदा रहेगा उस फैट से जो उसने अपनी स्किन के अंदर स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए फिर वो बिना खाए भी सरवाइव रह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रोटीन्स, अब आती है प्रोटीन्स की बात। तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी का, हमारे फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। मिल्क प्रोडक्ट्स, सबसे पहले प्रोटीन आते ही तो हमारे माइंड में आता है मिल्क, पनीर, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, पल्सेस भी आते हैं, यस वेरी गुड। पल्सेस में आपकी दाल, ये सारी जो पल्सेस होते हैं ना, इनमें प्रोटीन होता है। स्पोर्ट पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटी टू बिल्ड देयर मसल्स। तो रिमेंबर दिस थिंग कि स्पोर्ट पर्सन्स क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं लार्जर क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। क्यों लेते हैं भाई, ताकि उनकी मसल्स बने,
ठीक है, मसल्स पावर बॉडी वगैरह बने भाई उनके, स्पोर्ट्स पर्सन है। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। तो पीपल को प्रोटीन मतलब हम जैसे इंसानों को, या फिर हम जैसों नहीं, हम इंसानों को ही, ठीक है, तो हमें प्रोटीन प्लांट से मिलता है एज वेल एज एनिमल। ठीक है, तो हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। तो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, अच्छा अब आप लोग सोचो कि मैम प्लांट से कैसे मिलता है, तो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हो गए जैसे पल्सेस। पल्सेस तो हमारे लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं ना, तो पल्सेस हो गया, बीन्स हो गया, पीज हो गए, नट्स हो गए। अब एनिमल से कैसे मिलता है मैम, तो एनिमल से हो गए हमारे मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट। ठीक है, तो वो प्रोटीन जो एनिमल से मिलता है वो ये है। और प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं, पल्सेस, बीन्स, पीज और नट्स। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन रिच फूड्स जो होते हैं भाई वो हमारी बॉडी में सेल को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, रिपेयर करते हैं उनके, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो वो भाई रिपेयर करते हैं उनको और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। Therefore, these are called body building foods. Very important. हम फैट और कार्ब्स को हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। और प्रोटीन को हमने क्या पढ़ा कि भाई प्रोटीन जो होता है वो आपका बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट ये होता है भाई आपके प्रोटीन के सोर्सेस। प्लांट से कैसे, प्लांट से है जैसे मूंग, ग्राम, पीस, तुअर दाल, किडनी बीन्स, सोया बीन्स। तो ये प्लांट सोर्सेस होते हैं जिनमें प्रोटीन होते हैं। एनिमल सोर्स हो गए जैसे चिकन, मिल्क, पनीर, एग्स, फिश। ओके, नेक्स्ट आता है द राइट अमाउंट ऑफ protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. So right amount of protein होना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से proper growth और development हो पाए। Note is, have you ever seen mushroom? They grow mostly in dark and moist place. आप लोगों ने कभी मशरूम को नोट किया है, देखिए कभी आप लोगों ने मशरूम उगते हैं डार्क और मोइस्ट प्लेस पे, डार्क एंड मोइस्ट places. Edible mushrooms are good source of protein and जो edible mushrooms होते हैं वो mushrooms जो आप खा सकते हो, edible means मशरूम जो आप खा सकते हो वो अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के, वो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि दूसरा ऐसा कौन सा सोर्स होता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो आप लोगों को बताना है। Why do you think we are advised to include serving of fruit, vegetable and other plant-based food in our daily diet? Let us understand the importance of some other food component by reading the following two cases. ठीक है, तो ये दो केसेस है जिससे आप फूड कंपोनेंट की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि किन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, ये क्यों ज़रूरी होते हैं फूड कंपोनेंट्स। तो फूड कंपोनेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, यही फूड कंपोनेंट्स जो हमने डिस्कस किया है, दे आर द ओनली फूड कंपोनेंट्स, दैट इज हमने डिस्कस किया अभी तक फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन। ठीक है, आगे भी डिस्कस करेंगे मिनरल्स और विटामिन। तो दीज आर योर फूड कंपोनेंट। Case 1. In earlier time during long voyages, sailors often suffered from bleeding and swollen gums. During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of disease called scurvy. तो scurvy is lack of, स्कर्वी कब होती है, जब आपकी बॉडी के अंदर लैक ऑफ विटामिन सी होता है, लैक ऑफ विटामिन सी। तो जब विटामिन सी की कमी हो जाती है आप लोगों की बॉडी के अंदर तो वो स्कर्वी डिजीज लेकर आती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स। और ये चीज़ किसने ऑब्जर्व की थी, ये चीज़ ऑब्जर्व की थी एक स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ने ऑब्जर्व किया था कि जो सेलर्स होते हैं जो लॉन्ग वॉयजेस पे जाते हैं, ठीक है, तो उनको किस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है, ब्लीडिंग और स्वॉलन गम से, जो लीड करता है स्कर्वी, दैट मीन्स उनके अंदर विटामिन सी की कमी है, लैक ऑफ विटामिन सी है। तो उनको पूरा करने के लिए उनको एडवाइस किया जाता है कि वो लेमन और ऑरेंजेस खाएं। ठीक है, अगर वो लेमन में भी आपका विटामिन सी होता है और ऑरेंजेस में भी आपका विटामिन सी होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंज्यूम करने से ये जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है।
नेक्स्ट, What do you interpret by reading case 1? What cures scurvy? स्कर्वी को कौन सी चीज क्योर कर सकती है? तो स्कर्वी इज लैक ऑफ विटामिन सी। अगर लैक ऑफ विटामिन सी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए विटामिन सी लेना पड़ेगा। तो विटामिन सी होता है लेमन और ऑरेंज, जिसमें जो हेल्प करते हैं स्कर्वी को ठीक करने में। स्कर्वी इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, और विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट। और विटामिन सी आपके सिट्रस फ्रूट, मतलब सिट्रस मीन्स खट्टे फ्रूट में पाए जाते हैं, दैट इज लेमन ऑरेंजेस, जो इस डिजीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज केस 2। In the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalaya region and northern plain of India, symptoms of swelling at the front of the neck was prevalent. As per norms of Government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. Consumption of iodized salt visibly reduced the above symptoms. These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil in this region, resulting in the lack of iodine in the local food and water supply. Swelling at the front of the neck is a symptom of disease called goiter. तो जब neck के बिल्कुल front में जब swelling हो जाती है, जब ये symptom आपको visible होता है, that means वो goiter है। ठीक है, goiter क्यों होता है? जब आप iodine कम ले रहे हो, दैट मीन्स जब आयोडीन की कमी है आपकी बॉडी में, या फिर आप जो खाना खा रहे हो उसमें आयोडीन बहुत कम ले रहे हो, तो आपको गोइटर हो सकता है। दैट मीन्स स्वेलिंग होगी नेक के फ्रंट पार्ट में। और उसके लिए आपको, अगर आपको गोइटर हो रहा है तो दैट मीन्स लैक ऑफ आयोडीन है। अगर आयोडीन की कमी है तो गोइटर को ठीक करने के लिए आपको एक सही मात्रा में या फिर सही प्रोपोर्शन में आपको आयोडाइज सॉल्ट अपने खाने में कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज गोइटर। नेक्स्ट, What do you infer from case 2? आपने case 2 से क्या infer किया? तो you may have learned about iodized salt through newspaper, advertisement, or by reading about it on salt packet. What does it mean? Iodized salt is simply common salt. तो iodized salt से confuse नहीं होना है। Iodized is simple salt जो आप लोगों के घर में होता है, NaCl common salt होता है जो आप लोग अपने फूड में यूज करते हैं। तो iodized salt is simply common salt होता है mixed with required quantity of salts of iodine। ठीक है, तो ये simply salt होता है, common salt होता है। Salt farming is traditionally practice of tribal community named Agarias। तो salt farming एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो ट्राइबल कम्युनिटी करती है, और उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम क्या है? अगारियास। ठीक है, तो सोल्ट फार्मिंग बहुत पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो एक ट्राइबल कम्युनिटी करती है, और उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम क्या है? अगारियास। दे प्रैक्टिस सोल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ आपका गुजरात में है। तो ये प्रैक्टिस सोल्ट फार्मिंग वो कौन से एरिया में करते हैं? रन ऑफ कच्छ में करते हैं, जो कि आपका गुजरात का पार्ट है, या फिर बाकी रन ऑफ कच्छ के आसपास जो भी पार्ट्स है गुजरात के, वहाँ पे ये सोल्ट फार्मिंग करते हैं। फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सोल्ट फ्रॉम सी बॉटम। तो 8 महीने तक ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है अगारियास, ये दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। वो डेजर्ट में ही रहते हैं 8 महीने तक, इतनी गर्मी में भी वो डेजर्ट में ही सरवाइव करते हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं सोल्ट को निकालने के लिए सी वाटर से। ठीक है, और ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस दिख रही है, दिस इज सोल्ट फार्मिंग प्रैक्टिस। आपको इमेज भी गिवन है। How would you find out more about other food components that protect your body from various diseases? लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। सो ये एक सर्वे, ये आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें सर्वे करना है। और नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट फंक्शन सम सोर्सेज डेफिशिएंसी डिसीज डिसऑर्डर सिम्टम्स। तो हमने फूड कंपोनेंट्स की अगर हमने बात की तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनके फंक्शन, इनके सोर्स, कौन कौन से सोर्सेज से ये हमें मिलते हैं, और इनकी कमी से कौन से डिजीज हो जाते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए इज रेटिनोल। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनोल। पता होना चाहिए आपको, विटामिन ए इज रेटिनोल। और इसका फंक्शन होता है कीप्स आईज एंड स्किन हेल्थी। ये हमारी आईज और स्किन को
हेल्थी रखते हैं। और कौन कौन से सोर्स से हमें विटामिन ए मिलता है? पपाया से, कैरेट से, मैंगो से और मिल्क से। ठीक है, तो मिल्क में भी हमारा विटामिन ए होता है, मैंगो में होता है विटामिन ए, पपाया में एंड कैरेट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो दैट लीड्स टू लॉस ऑफ विजन। आपको जो है विजन आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और आप यहाँ लिख सकते हैं और डाल के नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इज रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, आपको अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा, वो रतौंधी, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस समटाइम्स, या फिर आपको पूरा ही जो आपका विजन है वो खत्म हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन। नेक्स्ट इज B1 इज थायामिन। B1 का जो नेम होता है दैट इज थायामिन, THIAMIN, थायामिन। ठीक है, ये कीप हार्ट हेल्थी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अगर हम बात करें, इसका फंक्शन होता है कि ये हमारे हार्ट को हेल्थी रखता है और बॉडी को सपोर्ट करता है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करे। नेक्स्ट, इसके जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज की बात करें तो लेग्यूम्स, लेग्यूम्स आपके पल्सेस हो गए जैसे। ठीक है, लेग्यूम्स, पल्सेस, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट। बेरी बेरी, अगर विटामिन B1 नहीं है तो याद करने का तरीका है B1 इज बेरी बेरी। ठीक है, B1 इज बेरी बेरी। स्वेलिंग, tingling और burning sensation in feet and hand, trouble in breathing, तो that means विटामिन B1 की कमी है। इसका मतलब अगर आप लोगों के पैर में झुनझुनाहट सी फील हो रही है, जैसे आपके पैर सुन्नी हो जाती, बहुत मतलब यंग जनरेशन कहते हैं कि पैर सुन्न हो गए, दैट मीन्स उसमें विटामिन B1 की कमी है। जिनके पैर जो है, जिन बर्निंग सेंसेशन फील होती है फीट में, हैंड्स में, ठीक है, और जिनके पैर में स्वेलिंग हो जाती है तो उनके शरीर में विटामिन B1 की कमी होती है। और अगर आप लोग पल्सेस, सब्जी खाएंगे, दाल वगैरह, और नट्स खाएंगे आप लोग, होल ग्रेन्स, सीड्स खाएंगे आप लोग, दूध पिएंगे, मिल्क प्रोडक्ट, तो इनसे आपकी ये जो कमी है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी जो होती है वो आपकी बॉडी में, बॉडी को हेल्प करती है बीमारियों से लड़ने में। ठीक है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीजेस। इसके लिए आपको खाने आंवला, गवावा, अमरूद, ग्रीन चिली, हरी मिर्च, ऑरेंज, लेमन। ठीक है, और अगर लैक ऑफ विटामिन सी है तो आपको स्कर्वी हो सकती है और सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन डी हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स, टीथ एंड हेल्थ। अगर विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है कि आपकी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, आपके टीथ में। और इसके जो सोर्स होते हैं वो होते हैं एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट लीजिए। नेक्स्ट, मिल्क, बटर, फिश और एग। अगर विटामिन डी if there is a lack of vitamin D then it will leads to rickets। ठीक है, और रिकेट्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? सॉफ्ट एंड बेंट बोन, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे आपकी बोन्स और इजीली ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और विटामिन सी का आप लोग यहाँ पे नेम लिख लीजिए, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ को हेल्थी रखते हैं। इसके सोर्स की बात करें तो मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, ये सारे सोर्स होते हैं कैल्शियम के। और अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन और टूथ डिके हो सकता है। सिम्टम्स होते हैं वीक बोन्स, टूथ डिके। ठीक है, नेक्स्ट, आयोडीन हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड, तो आयोडीन का फंक्शन होता है हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। नेक्स्ट, इसके जो सोर्सेज होते हैं आयोडीन, दैट इज आयोडाइज सोल्ट, जो आपके घर में नमक होता है। ठीक है, कॉमन सोल्ट, वाटर चेस्टनट, दैट इज सिंघाड़ा, सिंघाड़ा में भी आयोडीन होता है। सीवीड हो गए आपके। ठीक है, तो सिंघाड़ा में आयोडीन, सिंघाड़ा को हम वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं, सीवीड। और अगर लैक है आयोडीन की तो गोइटर, और सिम्टम्स है स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। आयरन, आयरन जो होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड का। ठीक है, और आयरन आपको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीट रूट और पोमीग्रेनेट से। और अगर आयरन की कमी हो गई
तो दैट लीड्स टू अनीमिया, और वीकनेस सिम्टम्स होंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट is from figure 3.5 you have learned that vitamins A, B1, C and D and minerals calcium, iodine, iron are the two groups of food component that protect your body from various disease. So याद रखना जो विटामिन्स हमने डिस्कस किया A, B1, C, D, मिनरल्स में हमने डिस्कस किया कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये दो ग्रुप्स हैं फूड कंपोनेंट के जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी बीमारियों से, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग विटामिन ए के सोर्स चेक कर सकते हैं, मैंगो, कैरेट, मिल्क, पपाया, विटामिन ए। बी वन का थायामिन था नेम, पंपकिन सीड, पनीर, राइस, बीट, फ्लेक्स सीड, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इज सी इज ग्रीन चिल्ली, गवावा, लेमन, आंवला, टमाटो, ऑरेंज, और विटामिन डी इज एडिबल मशरूम, एग्स, फिश, मिल्क, बटर। Next comes as food component that provide energy, support growth, help repair and protect our body from disease and maintain various bodily function are called nutrients, ठीक है। तो food components that provide energy, वो food components जो energy provide करते हैं और growth को support करते हैं, ठीक है, और रिपेयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज से, मेंटेन करते हैं बहुत सारे हमारी बॉडी फंक्शंस को, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आप लोगों को मुझे बताना है, अभी हम जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं और जिनको समझ आ रही हैं चीज़ें, आपको बताना है कि फैट्स और कार्ब्स को हम क्या बोलते हैं। और नेक्स्ट आपको बताना है कि अगर हम बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट विटामिन एंड मिनरल्स, ये आपके होते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से और आपको हेल्दी रखते हैं। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज्ड यू टू have milk, green vegetable, fruit, whole grain regularly. These food items are some source of vitamins and minerals. Although vitamins and minerals are required in small amount, they are essential to keep our body healthy. Again same चीजें, ठीक है। Next comes as okay. Next is what differences do you observe in raw and cooked vegetable? आपको कौन कौन से differences नजर आते हैं? raw means कच्चा और cooked is पका हुआ, जो आपकी पकी हुई vegetables या कुछ जो कच्ची vegetables है उनमें आपको क्या क्या difference नजर आता है, ठीक है, क्या क्या differences आपको नजर आते हैं। Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? आप लोगों ने नोट किया होगा कि रो जो वेजिटेबल्स होता है उनके कलर जो ब्राइट होता है, जब उनको पका देते हैं, हम कुक कर देते हैं, तो उनका जो कलर है वो डिम हो जाता है, लाइट हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाते हैं। Some nutrients like vitamin C and other are lost during cooking due to high heat. तो याद रखना बेटा कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कुकिंग के टाइम पे लोस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है जब हम उसे कुक करते हैं, दैट इज विटामिन सी। Would it not be advised to include fruit and uncooked vegetable into our diet? Washing cut or peeled vegetable and fruits may also result in loss of some vitamin. So याद रखना कि जो आप जब पील करते हो वेजिटेबल्स को, जैसे आपने वेजिटेबल्स को पील करके अगर आप वॉश कर रहे हैं तो येस देयर इज सम लॉस ऑफ विटामिन, तो उसमें भी कुछ विटामिन का लॉस हो सकता है। इसलिए आपको ये कहा जाता है, हाईली रिकमेंडेड किया जाता है कि पीलिंग से पहले, ठीक है, पील करने से पहले वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए, ना कि पील करने के बाद। पहले सब्जी को धोए बाद में काटे, ठीक है, ना कि पहले काटे और फिर धोए, ये गलत है। Do we obtain all nutrients for plants and animals? Again these are the questions, ठीक है, बस वही पूछा है क्या हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। तो मिष्टी कहते हैं नो मेदू, न्यूट्रिएंट्स लाइक सोल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड फ्रॉम रॉक्स, और जो विटामिन डी है वो हमें नेचुरली प्रोवाइड हो सकता है सनलाइट से, ठीक है। नेक्स्ट इज
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो रिच होते हैं डाइटरी फाइबर्स में, ठीक है। तो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर रिच इन dietary fibers. Let us see how dietary fibers are beneficial for us. In addition to the essential nutrient, our body needs dietary fibers and waters. आप सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसे क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए। तो डाइटरी फाइबर्स को हम बोलते हैं रफेज। डू नॉट रफेज, डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेज, बट रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते हमारी बॉडी को। ये एसेंशियल तो है, ठीक है, एसेंशियल कंपोनेंट तो है हमारे फूड का, लेकिन कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, जैसे मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स। तो ये सिर्फ हेल्प करता है हमारी बॉडी को टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड food. Roughage in our food is provided mainly by suitable plant product. तो remember this point also कि जो roughage होता है हमारे food में, that is mainly obtained from plant product. Okay, that is mainly obtained from plant product. Next is green leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts are good source of roughage. तो green leafy vegetables हो गए आपके, fresh fruits हो गए, whole grains हो गए आपके, pulses हो गए, nuts हो गए, ये बहुत अच्छे source माने जाते हैं roughage के। Eating food that is locally grown and plant based to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for our environment and our planet. तो वो खाना, ठीक है, जो लोकली ग्रो होता है और प्लांट बेस्ड होता है सिर्फ, वो बहुत हेल्दी माना जाता है हमारे लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी और प्लानट के लिए भी, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल, वाटर भी बहुत एसेंशियल होता है रफेज के साथ साथ, ठीक है। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब, ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है भाई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन, ये हेल्प करता है ये हेल्प द बॉडी, ठीक है, टू रिमूव द वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन। तो ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है वेस्ट रिमूव करने में, कौन सी दो चीज़ों के थ्रू, फर्स्ट इज स्वेटिंग एंड second one is urine. We should drink sufficient water regularly to keep ourselves healthy. तो हमें वाटर रेगुलर पीना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। नेक्स्ट वन इज नोवा साइन टेस्ट। कोलुथुर गोपालन इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। तो कोलुथुर गोपालन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इनिशिएट किया था न्यूट्रिशन रिसर्च को, ठीक है, न्यूट्रिशन रिसर्च की इन्होंने हमारे इंडिया में, इस चीज़ को इन्होंने इनिशिएट किया कि भाई वो रिसर्च करेंगे न्यूट्रिशन में। ही एनालाइज्ड मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड रिकमेंड एन एप्रोप्रिएट डाइट इन एन इंडियन कंटेक्स्ट। तो उन्होंने एनालाइज किया कि 500 इंडियन फूड्स जो है, इससे भी ज़्यादा, 500 से भी ज़्यादा इंडियन फूड्स, ठीक है, उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है या फिर जो डाइट होती है वो उन्होंने रिकमेंड की। He led survey on nutritional status of the Indian population, identifying widespread deficiency in protein, energy, and other food components. This led to the implementation of the midday meal program in 2002, now a PM Poshan initiative, to provide balanced food in government-run and government-aided school of our country. This scheme has played a role in improving the health and nutrition of millions of children nationwide. सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले किसने न्यूट्रिशन रिसर्च को इनिशिएट किया, दैट इज कोलुथुर गोपालन ने। और मिड डे मील का जो मिड डे मील जो लागू हुई, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। कैसे, जो मिड डे मील है वो सबसे पहले 2002 में स्टार्ट की गई थी, या फिर आप कह सकते हैं 2001, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा 2001 भी। और सबसे पहले मिड डे मील शुरू हुई थी तमिलनाडु में, ठीक है। जब वहाँ पे इसको देखा गया कि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो ये हर स्टेट में लागू हुई उसके बाद, ठीक है। अब 2002 मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और आज के टाइम में इसे बोलते हैं PM
पोषण इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है आज के टाइम में मिड डे मील को। इसमें क्या होता है कि बैलेंस्ड फूड प्रोवाइड किया जाता है हर स्कूल में बच्चों के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चों को और अटेंडेंस में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सो क्लास आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है, लंबी वीडियो ना हो इसलिए हम पार्ट 2 इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, तो आप लोगों को पार्ट 1 बहुत अच्छे से देखनी है, आप लोगों को रिवाइज करना, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सबको पता क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। ये वीडियो रहेगी हमारी। पार्ट 1 हम वीडियो बना चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी है जाके ये वीडियो देखिए, बिकॉज अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तो आपको पहले का समझना बहुत ज़रूरी है, आपको पार्ट 2 में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग जाके पार्ट 1 देखिए और पार्ट 2 में हम शुरू करने वाले हैं 3.1 से। इससे पहले हम सारा पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। ओके, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट ऑफ फूड्स को, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि भाई इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स हो सकता है तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट एंड प्रोटीन, ठीक है, कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। तो याद रखना, स्टार्च दैट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कैन भी आप इनको डिटेक्ट कर सकते हो बहुत ही सिंपल मेथड से, सिंपल टेस्ट से, व्हाइल अदर आर डिटेक्टिंग ओनली इन अ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट यूज करोगे और कौन कौन से स्टेप्स है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सच ए स्लाइस ऑफ पोटैटो, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanut, oil, butter and crushed coconut। तो आप कोई भी फूड आइटम ले सकते हो बहुत ही कम क्वांटिटी में, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग, आप कोई और भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लेस अ पीस, स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। आपको क्या करना है, प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ, थोड़े थोड़े आपको पीस इन सभी आइटम्स के अलग अलग डिश में रख लेनी है। और फिर आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की हेल्प से आपको 2 to 3 ड्रॉप्स डालनी है, किसकी, आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है हर फूड आइटम पे, ठीक है। जैसे कि टेबल में आपने इस प्लेट में आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ आपने आधा जो है आलू काट के रख लिया, ऐसे ही बाकी चीज़ें भी रख सकते हो जो ऊपर बताई गई थी। अब आपको इस पे क्या करना है, ये आयोडीन सॉल्यूशन है, 2-3 ड्रॉपलेट्स आपको इस पे पोर करनी है, ड्रॉप करनी है। ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर, और आपको कलर चेंज ऑब्जर्व करना है, तो आप कलर देखेंगे ब्लू ब्लैक, ठीक है। अगर आपको कलर दिख गया ब्लू ब्लैक, दैट मीन्स येस देयर इज अ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द पोटैटो। तो जब आपको ब्लू ब्लैक कलर विजिबल हो जाएगा, इसका मतलब ये जो ब्लू ब्लैक कलर है भाई ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो याद रखना, स्टार्च टेस्ट में हमने आपको जो याद करने की चीज़ वो ये स्टार्च टेस्ट में आप आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से, आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से जब कलर आ जाएगा ब्लू ब्लैक कलर, तो देन आप प्रेजेंस ऑफ स्टार्च देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स जो क्या इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आप कोई भी आइटम ले लेंगे, उस पर आप आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा जो इंडिकेट करेगा कि भाई हाँ ये इसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर फैट्स। अगर आप लोगों को फैट्स के लिए टेस्ट करना है तो क्या करेंगे,
ठीक है। तो फैट्स के लिए टेस्ट करने के लिए आप लोगों को चाहिए टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च। तो जो आपने स्टार्च जब आप एक्टिविटी कर रहे थे उसके लिए जो फूड आइटम्स लिए थे वो आप इसके लिए भी ले सकते हो। प्लीज प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। तो आपको क्या करना है, आपको सारे फूड आइटम जो है अलग अलग पीस ऑफ पेपर से पर रख देने हैं और रैप द पेपर अराउंड द फूड। और रैप कर दो उसको, जैसे अगर सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे आलमंड, ठीक है, आलमंड ले लेते हैं भाई, हमने 1 या 2 आलमंड ले लिया हमने, या फिर कैश्यू ले सकते हो, कुछ भी ले लो, वॉलनट्स ले सकते हो, एनीथिंग जो आपको लगे कि हमें ये चाहिए आप वो लो। पीस ऑफ पेपर पे आप रखो, एक आलमंड को रखो, उसको आप पूरा रैप कर दो। रैप करने के बाद आपको उसको प्रेस करना है अपने थंब से, ठीक है। ध्यान रखना कि जब आप प्रेस करें तो पेपर टीयर ना हो, ठीक है। इफ अ फूड आइटम कंटेन अ लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि उस फूड आइटम में थोड़ा बहुत पानी है तो उसे सूखने दें पेपर को। नेक्स्ट, जब वो ड्राई हो जाएगा या फिर जब आप लोग आलमंड्स को प्रेस करेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे, ऑयली पैचेस पेपर पर। आप लोग ऑयली पैच नज़र आएगा जब आप आलमंड को हटाएंगे प्रेस करने के बाद, तो आपको यहाँ पे ना ऑयली ऑयली पैच नज़र आएगा, ठीक है, उसी एरिया पर जहाँ पे आपने प्रेस किया था, ऑयली पैच। ठीक है। इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम, इसका मतलब ऑयली पैच है, दैट मीन्स ऑयल और बटर प्रेजेंट है उसमें। इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। अगर किसी फूड आइटम में ऑयल और बटर प्रेजेंट है तो वो ऑयली पैच बनाएगा पेपर पर। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अब आपको क्या करना है, आपको और क्लियर देखने के लिए आपको उस पेपर को उठाना है और जहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है जस्ट उसके अपोजिट आपको क्या करना है, उसको देखना है, ठीक है, उसके सामने देखना है आपको वो पेपर उठा के अपनी आंखों से। और कैन यू सी द लाइट पेंटिंग शाइनिंग थ्रू द पैच। और आपको क्या देखना है कि जब लाइट उस पर पड़ेगी तो आपको क्या नजर आएगा, ऑयली पैच नजर आएगा। और आपको ना फेंट, ठीक है, फेंट मतलब धुंधली धुंधली आपको शाइनिंग नजर आएगी, ठीक है, प्रॉपर क्लियर नहीं आएगी, फेंट नजर आएगी, ब्लर नजर आएगी आपको शाइनिंग। तो दैट मीन्स जो ऑयल पैच है उस पेपर पे वो क्या शो कर रहा है कि फूड आइटम कंटेन फैट। उस फूड आइटम में क्या है भाई, फैट है। ओके, इजी। चलिए नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब टेस्ट ऑफ प्रोटीन हमारा बहुत ईजी है, जैसा हमारा स्टार्च आसान था, फैट्स आसान था, तो फैट्स में भी सेम है, फैट्स कार्ब्स और फैट्स का आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या करना है आप लोगों को, टेक अ फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज। जो हमने पीछे फूड आइटम्स की लिस्ट बताई थी इन्होंने, उसी में से आप फूड आइटम उठा लो और मेक अ पाउडर पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड आइटम यूजिंग पेसल और मोर्टल। पेसल मोर्टल इज, दैट मीन्स आपको क्या करना है, कोई भी फूड आइटम उठाना है और उसमें आपको मोर्टल में डालना है और पेसल से आपको ग्राइंड करना है। ओके This activity may be demonstrated by the teacher. Take the few items, फूड आइटम्स जो आपने पहले लिए थे आपको वही लेने हैं और आपको पेस्ट बनाना है, पाउडर बना लेना है। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और आपको क्या करना है, हाफ टी स्पून जो है हर फूड आइटम जो आपने पेस्ट बनाया है, हाफ टी स्पून आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालना है। प्रिकॉशन क्या करना है, ठीक है, कुछ सावधानियां बरतनी है। These chemical are harmful and need to be handled with care, ठीक है। केमिकल्स जो हम यूज़ करेंगे अभी आगे, जो हम केमिकल्स की बात करेंगे वो बहुत हार्मफुल है और बहुत ही केयर के साथ उन चीज़ों का हैंडल करना है। डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल अनलेस आस्क टू डू सो, ठीक है, जब तक कहा ना जाए इन केमिकल्स को टच नहीं करना है। इफ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर। अगर आपकी बॉडी आपके कपड़ों पर गिर जाती है तो जल्दी से आप उसे वॉश करें, जहाँ पर भी गिरी है उस अफेक्टेड एरिया में पानी से वॉश करना है। डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल इन योर माउथ। अपने माउथ में केमिकल्स नहीं डालने और आपको ट्राई भी नहीं करना है इनको स्मेल करने के लिए, ठीक है, आपको स्मेल नहीं करना है, करने हैं ये केमिकल्स।
तो आपको क्या करना है, 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम विद। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जो पाउडर लिए थे अलग अलग फूड आइटम्स में, अब आपको उन सारे टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 टीस्पून ऑफ वाटर डालनी है। ठीक है, 2 to 3 वाटर डालनी है हर टेस्ट ट्यूब में और उनको शेक करना है। उसके बाद फिर आपको 2 ड्रॉप डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की हर टेस्ट ट्यूब में यूजिंग अ ड्रॉपर। किसके डालोगे, कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4। अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कोस्टिक सोडा। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरा ड्रॉपर लेना है और 10 ड्रॉप्स डालनी है कॉस्टिक सोडा की। ठीक है, कॉस्टिक सोडा इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके डालनी है आपको और शेक वेल, फिर आपको शेक करना है और उसे कुछ टाइम के लिए रख देना है। ओके, जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन कौन सा सॉल्यूशन लिए, जैसे ब्रेड को इन्होंने पाउडर बना लिए, ब्रेड का पाउडर बना लिया इन्होंने। तो ठीक है, ये ब्रेड की हो गई। आप लोग यहाँ पे ये 3 टेस्ट ट्यूब है या फिर आप 4 भी ले सकते हैं, 4 टेस्ट ट्यूब। इसमें ब्रेड का पाउडर है। सेकंड वाले में आप ले सकते हैं राइस का पाउडर। थर्ड टेस्ट ट्यूब में आप ले सकते हैं पीनट का पाउडर और फोर्थ में आप ले सकते हैं पीस का। ठीक है, अब क्या करना है, आपने पाउडर ले लिया, अब उसके बाद आपको इसमें वाटर डालना है। ठीक है, वाटर डालेंगे, देन उसके बाद कुछ ड्रॉप्स आप डालेंगे, किसकी, आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉप्स डालनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना CuSO4 कॉपर सल्फेट की। वाटर डाला, वाटर डालने के बाद फिर आपको इसमें डालनी है कॉपर सल्फेट CuSO4, देन उसके बाद आपको डालना है 10 ड्रॉप्स कोस्टिक सोडा की NaOH, कोस्टिक सोडा NaOH। और यही सेम प्रोसीजर आपको हर टेस्ट ट्यूब में करना है। इसमें पानी डालें, इसमें भी डालेंगे, इसमें भी और इसमें भी, देन CuSO4 हर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, कोस्टिक सोडा हर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, what did you observe that the content of some test tube turn violet? This violet color indicate the presence of protein। तो आपको क्या नोट करना है, ये डालने के बाद, ठीक है, जब आप इनको फ्यू मिनट्स के लिए रेस्टिंग प्लेस पर रख देंगे, मतलब रेस्ट दे देंगे इन चीज़ों को, टेस्ट ट्यूब को, तो आप लोग वॉयलेट कलर ऑब्जर्व करेंगे और वॉयलेट कलर शो करेगा, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ओके, सो हेयर पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स। तो पीनट शो करेगा कि उसमें प्रोटीन भी है और फैट्स भी है। ठीक है, दिस इंडिकेट एनी फूड आइटम विच वी ईट मे कंटेन, और जो आइटम्स हम खाते हैं, फूड आइटम्स हम खाते हैं, वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक फूड में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये टेबल आपको, जब आप एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस डाइट। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन? क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम है? ठीक है, डू यू एंड योर ग्रैंडफादर नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट? क्या आपको और आपके ग्रैंड पेरेंट्स को सेम टाइप का या फिर सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए? सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है अ डाइट दैट हैज़ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट। वो डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पढ़ चुके हैं ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और रफेज हो गया, साथ में वाटर हो गया। जब आप इन चीज़ों को राइट अमाउंट में लेते हो फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, दैट इज बैलेंस डाइट। ठीक है, जब इन चीज़ों को एक प्रोपोर्शनेट तरीके से लेते हो, राइट अमाउंट में लेते हो, तो दैट इज बैलेंस डाइट। Okay, next. Read the nutritional information given below for a packet of potato wafers and a packet of roasted chana shown here. तो आपको क्या करना है, आपको 2 पैकेट उठाने, एक पोटैटो वेफर्स का और एक रोस्टेड चने का, और उनके पीछे ना इंग्रेडिएंट्स या फिर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होता है। ठीक है, इनके पीछे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो इंग्रेडिएंट्स और एक आपको देखने को मिलेगी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, और ये पैकेट जो है वो 100 ग्राम्स के यहाँ पे लिए। अगर एनर्जी की बात करें तो वेफर्स में जो एनर्जी आपको मिलेगी दैट इज 536 कैलोरी, और यहाँ पे मिलेगी आपको देखने में 355 किलो कैलोरीज। ओके, फैट्स आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा 35, फैट्स इसमें मिलेगा 6।
कार्ब इसमें मिलेगा 53, कार्ब इसमें मिलेगा 58 पॉइंट समथिंग, प्रोटीन इसमें 7 एंड प्रोटीन इसमें 18 पॉइंट समथिंग, डाइटरी फाइबर्स इसमें 4.8 होंगे एंड इसमें डाइटरी फाइबर्स 6.8 होंगे। तो अब आप लोग खुद पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ आपके लिए हेल्दी है और कौन सी अनहेल्दी है। तो दैट मीन्स जो पोटैटो वेफर्स होते हैं दैट वो अनहेल्दी होते हैं, और जो आपके लिए चने होते हैं रोस्टेड चने दैट आर हेल्दी फॉर यू। ठीक है, अब आप लोग सारा रीजन जो है क्यों हेल्दी है क्यों हेल्दी नहीं है, ये उन सब का रीजन यहाँ से शुरू होता है। सम फूड्स हैव हाई कैलोरी ड्यू टू हाई शुगर एंड हाई फैट कंटेंट। अब आप लोग देख सकते हैं किसमें सबसे ज्यादा हाई कैलोरी है, सबसे ज्यादा हाई कैलोरी है पोटैटो वेफर्स में। तो some foods have high calories due to high sugar and fat content। तो हाई कैलोरी क्यों है पोटैटो वेफर्स में, दैट मीन्स पोटैटो वेफर्स में हाई कैलोरीज इसलिए है क्योंकि इसमें हाई शुगर ऐड की हुई है। ठीक है, इसमें हाई शुगर ऐड हो सकती है या फिर फैट का कंटेंट इसमें ज़्यादा हो सकता है। दो रीजंस हो सकते हैं, या तो शुगर ज़्यादा हो सकती है या फिर फैट का जो कंटेंट है, फैट की जो मात्रा है इसमें वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कैलोरीज ज़्यादा है पोटैटो वेफर्स में। दे कंटेन लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स कम है, यहाँ पे ज़्यादा है डाइटरी फाइबर्स, यहाँ पे प्रोटीन कम है, यहाँ पे ज़्यादा है प्रोटीन, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपके पोटैटो वेफर्स में ये सारी चीज़ें कम है। दीज फूड्स आर ऑल्सो कोल्ड जंक फूड। तो इन फूड्स को आप क्या बोलोगे, जंक फूड। दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, ये सारे आपके जंक फूड्स होते हैं। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रिक्वेंटली इज नॉट गुड एज देयर आर नॉट ओनली these are not healthy for our body, these make a person obese। तो ये जो भी जितने भी जंक फूड है ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। बाय, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, हाई फैट कंटेंट और हाई शुगर प्रेजेंट है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। और आप लोगों को पता है अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। ठीक है, आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आपको जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा और हेल्दी चीज़ें खानी पड़ेंगी। जो ज़्यादा अगर वीडियो देख रहे हैं मेरी और जो ज़्यादा जंक फूड खाता है तो प्लीज़ आप लोगों को जंक फूड अवॉइड करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और हेल्दी चीज़ें खाइए। हेल्दी चीज़ों में बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पैकेज्ड फूड आइटम हैव इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। जो पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं उनके पीछे इंफॉर्मेशन होती है न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग, आप चेक कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। तो इंफॉर्मेशन हर एक न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे अगर आप पीछे बात, अगर किसी भी पैकेज्ड फूड के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको हर न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि इसमें कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितनी एनर्जी है, कितनी कैलोरीज है, कितने प्रोटीन्स है, कितना फैट, विटामिन एंड सो ऑन। Sometimes more nutrients are added to food during processing, fortification to improve its nutritional quality. Iodized salt and some baby foods are example of fortified foods. The Food Safety and Standard Authority of India is a governmental agency that regulates food quality in India. So सबसे पहले आपको चीज क्या याद रखनी है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो फूड क्वालिटी को रेगुलेट करती है। ठीक है, कि मतलब हर खाने की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इस चीज को कौन देखता है, FSSAI। ओके, Millets, nutrition rich cereals. You have heard Jawar, Bajra, Ragi, Sanwa. These are native crops of India. ठीक है, नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया ये सारी, और कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। दीज हाईली न्यूट्रिशन गेन आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स, और इनको हम मिलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सानवा को बोलते हैं हम बार्नयार्ड मिलेट, और इन सबको आप क्या बोलोगे, मिलेट्स, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स। तो मिलेट क्या होता है, छोटे छोटे साइज ग्रेन्स होते हैं, एंड हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। तो मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन
जो बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल एज, और दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स. तो इनको आप क्या बोलते हो, मिलेट्स को? न्यूट्री सीरियल्स. नेक्स्ट, फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट. ठीक है, तो कैसे जो है फूड की जर्नी एक खेत से लेके हमारी प्लेट तक रहती है, वो सारी चीज़ें अभी इस पैराग्राफ से पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले क्या होता है, फार्मर ग्रोइंग व्हीट, फार्मर व्हीट को उगाता है. फिर थ्रेशिंग होती है, विनोइंग होती है ग्रेन्स की, फिर स्टोरेज होती है. सबसे पहले आप उस चीज़ को उगाते हो, क्रॉप को सोन करोगे, ठीक है, और उसके बाद जो है थ्रेशिंग होगी. आप उनको बीट कर करके उनके जो स्टॉक्स है वो ग्रेन से अलग करते हो, ठीक है, थ्रेशिंग या विनोइंग से. फिर उसके बाद स्टोर करते हो उनको. फिर ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकेजिंग, फिर पैकेजिंग करते हैं, उनको ग्राइंड करके पैकेज किया जाता है. फिर वो शॉप पे आपको मिलते हैं और फिर आप खाने में, आपके खाने में या फिर आपकी प्लेट में वो मिलते हैं. ठीक है, इजी. नेक्स्ट, द entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from a producer to the consumer is known as its food miles. तो food miles मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूरा वो डिस्टेंस जो एक उगाने से लेकर आपकी प्लेट तक, वो पूरा जो पाथ है, वो पूरा जो डिस्टेंस है, दैट इज फूड माइल्स. ठीक है, कैसे एक प्रोड्यूसर से एक कंज्यूमर तक जाता है. Okay, reducing food mile is important because it helps to cut down the cost. अगर फूड माइल्स को हम रिड्यूस करेंगे तो इससे क्या होगा कि कोस्ट में कमी आएगी और पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट भी कम होगा और लोकल फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा और जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो पाएगा और फ्रेश रहेगा वो ज़्यादा टाइम तक और हेल्दी रहेगा. ठीक है, तो रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कम करेंगे तो कोस्ट में कमी आएगी, पॉल्यूशन कम होगा और पॉल्यूशन कम होगा तो लोकल फार्मर्स को सपोर्ट भी मिलेगा, उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी और ज़्यादा टाइम तक फ्रेश और हेल्दी रहेगा, स्टेल नहीं होगा. नेक्स्ट इज मैनी पीपल वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स. तो बहुत सारे लोग जो है खाने को वेस्ट भी करते हैं. और वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय आवर फार्मर्स. तो प्लीज़ आप लोगों को याद रखना है कि कैसे फार्मर्स इतनी मेहनत करके जो है क्रॉप उगाते हैं और फिर वो जो क्रॉप है वो एक प्रोडक्ट, वो आप एक रिजल्ट में बन के जब तैयार होता है ना, ठीक है, तो जब वो रिजल्ट में बन के तैयार होता है तो उनकी बहुत मेहनत लगती है फार्मर्स की. तो प्लीज़ वो इतनी मेहनत करके खाना जो है आप लोगों की प्लेट तक या फिर आप लोगों के घर तक पहुंचाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग खाना वेस्ट नहीं करना. आप लोगों को जितना चाहिए आप उतना लीजिए प्लेट में, और थोड़ा लीजिए. अगर आपको फिर अगर लेना है तो आप फिर जाके ले सकते हैं खाना, लेकिन वेस्ट मत कीजिए. ठीक है, वी शुड टेक ओनली एज मच फूड. हमें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा ले लीजिए, बाद में जाके और अगर खाना है तो और डाल लीजिए, बट वेस्ट नहीं करना है. इससे क्या होगा, फूड वेस्ट होगा. ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस. तो इस पैराग्राफ में इतना ही था. ईट हेल्थी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स. तो आपको अच्छा खाना है, शेयर करना है, ये सारी चीज़ें, या फिर आप फूड को भी शेयर कर सकते हैं. जिन्हें नहीं मिल रहा आप उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ, या फिर आप लोगों को फूड की रिस्पेक्ट करनी है, कदर करनी है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं नसीब होता है, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमें मिल रहा है और वो भी इतना अच्छा मिल रहा है और वो भी इतनी अलग अलग वैरायटीज़ के खाने मिलता है हमें. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट. तो दैट्स ऑल, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया. और अगर आप लोगों को चैप्टर समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और थैंक यू, बाय बाय.